नमस्कार। खबरें दो तरह की हैं। एक ये है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच में अमेरिका की जो कुटाई पिटाई हुई है, जो दुर्गति हुई है अमेरिका की, उसके कुछ और सबूत सामने आ गए हैं और अपने घाव अमेरिका छिपाता घूम रहा है। कुछ अमेरिका ऐसी चालबाजियां भी कर रहा है जिसको लेकर ईरान ने फिर से मसला उठाया है, और वो ये है कि जो मालवाहक जहाज़ हैं उनका सैनिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन खबरों से ज़्यादा बड़ी एक और खबर है। वो खबर ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप हमला रोक कर एक नई तरह की प्लानिंग में लगे हुए हैं, नई तरह का गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि ये नया गठबंधन क्या हो सकता है, किस तरह से ये ईरान को घेरने की नई कोशिश हो सकती है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। घाव छिपाने की मैंने बात कही तो हुआ यह है कि अमेरिका के जो सैनिक हैं उनकी मौत के आंकड़े को अमेरिका नए नए तरीके से छिपा रहा है। बहुत चुपचाप से आंकड़ों को अपडेट कर रहा है, और ऐसे अपडेट कर रहा है कि किसी की भी नज़र पड़े तो पता ना लगे कि कितने अधिक सैनिक मारे गए हैं। जो ताज़ा खबर आई है उसके हिसाब से पहले 14 मौतें हुई थी, 4 मौतें भी हाल में हुई हैं जुलाई में, उनको जोड़ा गया और कुल मिला के 18 मौतें हुई हैं। 417 घायल हुए हैं और 207 अभी के घायल हुए इस जुलाई के। तो ये हो गए 624 घायल और कुल मिला के 642 कैजुअल्टीज़ की बात है। तो ये 642 कैजुअल्टी जो है, इसको बड़े तरीके से अमेरिका ने छिपाया है। छिपाया कैसे है इसको समझते हैं। अमेरिका ने क्या किया, ये 4 मौतें और 207 घायल हुए हैं जो इसके सैनिक। इसका मतलब 207 घायल होने का मतलब ये है कि बहुत बुरा हाल हुआ है सीरिया में। अगर 207 घायल हुए हैं तो बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो ये 4 मौतें और 207 घायल के जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अमेरिका ने ओवरसीज़ ऑपरेशंस के नाम पे अलग से रख दिया। तो अगर पहले वाली मौतें ओवरसीज़ ऑपरेशन नहीं थी, पर इसको इसलिए इस तरह से रखा गया कि लोगों को पता ना चले कि ईरान से कितनी मार पड़ी है। ये खबर छोटी सी खबर थी, हमने आपको बता दिया, लेकिन खबर छोटी नहीं थी, बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए है कि अमेरिका के पास छिपाने के लिए अभी बहुत कुछ है। इस युद्ध में उसको बहुत सारे नुकसान हुए हैं। इस बीच में एक और खबर है। खबर यह है कि ईरान ने आरोप लगाया है, अभी आएंगे असली वाली पे, कि अमेरिका ये जो ज़बरदस्ती यहाँ से जहाज़ लेके जाओ, वहाँ से जहाज़ लेके आओ, ये कमर्शियल जो जहाज़ है उनका इस्तेमाल अपने युद्ध वाले तौर पे कर रहा है। और उसी चक्कर में आपको पता होगा, परसों एक जहाज़ उड़ गया। वो जाके ईरान अमेरिका के चक्कर में अमेरिका दबाव डालता है। मतलब ऐसा नहीं हो अपनी मर्जी, अमेरिका दबाव डालता है तो बेचारा चला गया उधर जहाँ उसको जाना नहीं चाहिए था। वहाँ बारूदी सुरंगें थी, क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान को बारूदी सुरंगें हटानी थी। उसके लिए उसको समय दिया गया था, और जो समय उसको मिला था उस समय तक 60 दिन का समय था। उसमें ये काम शुरू करना था। वो काम शुरू करता है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैला दिया, तो काम रुका हुआ है। तो ईरान को पता है कहाँ से निकलोगे तो सेफ रहेगा, और लोगों को कहाँ से निकलना है ये जिम्मेदारी भी एमओयू में उसी को दी गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये सब कुछ स्मूथ हो गया, तो उसको भी तो कोई चाबी भरता है ना, पीछे बैठ के नेता याहू। तो उस चक्कर में फिर पंगा हो गया। तो अब सुरंग कहाँ है बारूदी, ईरान को पता है, IRGC को पता है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरे चक्कर में है। इस बीच में एक ओमान से भी प्रपोजल आया है। ओमान ने ये कहा है कि भाई एक काम करते हैं, हार्मुज का एक रास्ता निकाल लेते हैं। बोले क्या रास्ता? बोले एक काम करते हैं, इस स्ट्रेट को सारे मिल के मैनेज करते हैं, जितने भी GCC कंट्री हैं, और उससे जो फीस आएगी, बोले फीस लोगों से ज़बरदस्ती नहीं वसूलेंगे। बोले जो मर्जी है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। इस तरीके को अपना लेते हैं। एक और स्ट्रेट है एशिया में, वहाँ पर भी ये होता है। तो उस प्रपोजल को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन इस प्रपोजल में कितनी डिटेल है पता नहीं, और ईरान इस पर राज़ी होगा इस पर शक है, क्योंकि ओमान जो है वो तो अमेरिका से भी दब जाता है, इधर उधर से मैनेज कर लेता है। लेकिन ये जो हार्मुज है, ये 2 देशों की संपत्ति है। आधा आता है ओमान की सीमा में, आधा आता है इजराइल की सीमा में।
अब इजराइल कहेगा, माफ़ कीजिए, ईरान की सीमा में। अब ईरान कहेगा मैं क्यों फुकट में गुजरने दूँ अपनी सीमा से, मैं तो चार्ज करूँगा और मेरे को तो इतना नुकसान पहुँचा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो निश्चित तौर पे अमेरिका की पर्ची कटेगी या इन देशों की पर्ची कटेगी कि भाई युद्ध में मेरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर दो। तो हम नहीं लेंगे पैसे, वॉलंटियर रख देंगे। और ये भी कहा गया है जो पैसा आएगा उससे पर्यावरण के सुधार में, सुरक्षा और बाकी चीज़ों में खर्च करेंगे, ये भी बात हो रही है। पर ये ओमान का एक प्रपोजल है, अभी पास हुआ नहीं हुआ। लेकिन खबर नंबर 1, सबसे बड़ी खबर, तगड़ी खबर ये है कि अमेरिका में एक मीटिंग हुई है, दुर्जन समारोह, खतरनाक टाइप के बुरे लोग मिले हैं ईरान के नज़रिए से। अभी 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, ईरान भी जवाब में हमला नहीं कर रहा है। और इसको ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम शांति को एक मौका दे रहे हैं, तो इस बीच में, लेकिन ये लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता, समझौता होना चाहिए, ये ट्रंप का कहना है। तो इससे ये लगता है कि एक बैकएंड में बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी एक बात आज के बाद में समझ में आती है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाई कर रहे हों, यानी वक्त ले रहे हों। किस बात के लिए? नई प्लानिंग के लिए। नई प्लानिंग क्या हो सकती है ये देखना है तो आज हुआ एक कांड, अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में 2 विभूतियां पहुंची डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। पहले पहुंचे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब आप सोचिए, ज़ेलेंस्की को भी आज ही पहुंचना है। सुबह ज़ेलेंस्की जाते हैं, व्हाइट हाउस जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं। दोपहर को जाते हैं नेतन्याहू। इन दोनों लोगों ने वहां पे कुछ गुचड़ किए, क्योंकि दोनों की ही बातचीत गुप्त है। सार्वजनिक रूप से ज़ेलेंस्की ने जो बाहर आके बयान दिया वो ये बयान दिया कि पैट्रियट सिस्टम जो है वो बनाने के लिए लाइसेंस मांगा है उसने अमेरिका से, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ये लाइसेंस दे सकते हैं। अब ये क्या है? आप जानते हैं पैट्रियट एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उड़ने वाली मिसाइल और दूसरी चीज़ों का एयर डिफेंस सिस्टम है। हवाई जहाज़ों वगैरह को राडार पकड़ेंगे और मिसाइल गिराएगी। यानी अमेरिका ने इस युद्ध में जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम गंवाए हैं तेजी से, उसके बाद में उसको उनको रिप्लेनिशमेंट भी तेजी से करना है। निश्चित तौर पे अमेरिका को फ़ायदा यह होगा कि ज़ेलेंस्की के पास में अगर बन रहा होगा तो पैट्रियट की मिसाइल और दूसरी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। लेकिन ज़ेलेंस्की को भी एक फ़ायदा होगा, उसके ऊपर जो हवाई हमले रूस की तरफ से होते हैं उनको रोकने के लिए उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी एक ये समझौता हुआ है, लेकिन ये समझौता तो दिखावे का है, दिखाने के दांत हैं। माना यह जा रहा है कि ये पूरी जो धुरी है ईरान की घेराबंदी की, उसमें अब यूक्रेन भी एक सक्रिय भागीदार बनने वाला है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। यानी यूक्रेन अब कैस्पियन सी की तरफ से ईरान को डिस्टर्ब करेगा और ईरान की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन जो रूस से आती है उसको तोड़ेगा। अब आप सरल उदाहरण ऐसे समझें कि आपके घर में जहाँ से बिजली आती है पहले वो तार काट दिया, फिर आप कह रहे हो घर के पीछे से ले लूँगा, मैं पीछे गुप्ता जी के कमरे से डाल लूँगा, मकान से डाल लूँगा, तो गुप्ता जी की तरफ से काट दिया। ऐसे करके जो दुनिया की कनेक्टिविटी है ईरान की, उसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ये हार्मुज जलडमरू मध्य डिस्टर्ब चल रहा है तो ईरान के पास में एक रास्ता है, एक संभावित रास्ता है, और एक दो रास्ते हैं, क्लियर कट रास्ते हैं। तो जो संभावित रास्ता है वो चाबहार वाला है, क्योंकि पोर्ट तैयार खड़ा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो सीधे हिंद महासागर में चले जाएंगे। पहली चीज़। दूसरा रास्ता कैस्पियन सागर के जरिए रूस के साथ जाने का है, जो मैंने कल आपको नक्शा डाल के पूरा बता दिया था, आज फिर नक्शा लगाते रहे। तीसरा रास्ता जो है वो चीन के साथ में कॉरिडोर है, और ये कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10,000 किलोमीटर का है। चीन के शियान और यूबू शहर से तेहरान तक ये रास्ता है। 10 से 15 दिन में मालगाड़ी को चीन से ईरान पहुंच जाती है। चीन से जाएगी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये सब आपस में जुड़ते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एक लाइफ लाइन है। तुम हरमुज बंद कर दो,
तो सऊदी अरेबिया के पास दूसरा रास्ता है, लेकिन बाकी जो देश हैं जीसीसी वाले, उनके पास हरमुज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, ओमान के पास कह सकते हो कि वो हरमुज के बाहर है, कतर हो, कुवैत हो। तो ईरान के पास रास्ता है। तो एक तो ये चीन वाला कॉरिडोर हो गया पूरा, दूसरा रास्ता उसका कैस्पियन सागर से और रूस तक का हो गया। चीन को इसलिए ये चीन को इस रास्ते को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि सीधे चीन का रास्ता कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक कॉरिडोर है जो चीन तक लेके जाता है। तो इसीलिए आपको याद होगा पिछली बार जब स्ट्राइक की अमेरिका ने, तो इस कॉरिडोर पे जो रेल लाइन के पुल हैं उनको तोड़ा, ताकि ईरान को समझ में आए कि उसको कहाँ कहाँ से ये कमज़ोर कर सकते हैं। चीन की तरफ से रास्ता ख़त्म कर दिया आप तक पहुँच का, उसके बाद में चाबहार पे हमले किए, उस रास्ते को ख़त्म कर दिया। तो एकमात्र रास्ता जो बचता था वो रास्ता बचता था रूस की तरफ से कैस्पियन सागर के ज़रिए जाना। पर अब इसका इस्तेमाल, ज़ेलेंस्की का इस्तेमाल हो रहा है इस कॉरिडोर को प्रभावित करने में। ज़ेलेंस्की एक नए प्लेयर आए हैं जो ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाले हैं। लंबे समय से ज़ेलेंस्की का ये सिलसिला चल रहा था, ईरान को टारगेट वो कर रहा था पर फिजिकली टारगेट नहीं कर रहा था। कल उसने कमर्शियल जो एक जहाज पे मिसाइल मारी है, उससे एक आदमी मर गया ईरान का और कई नाविक घायल हुए हैं। ईरान ने ये कहा है कि इसका जवाब हम ज़रूर देंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो उसको उठा ही रहा है। और कल बयान आया था विदेश मंत्री का, आज फिर सेना की तरफ से बयान आ गया कि ये अनआंसर्ड नहीं रहेगा ये हमला। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है ना, वो अब ईरान से ज़्यादा पंगा ले सकता है, क्योंकि ईरान से पंगा लेने में ज़ेलेंस्की को भी फ़ायदा है। रूस को ईरान से जो चीज़ें पहुंचती हैं उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रोन्स भी हो सकते हैं, हथियार भी हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर वो इस जगह पे इस रूट को डिस्टर्ब कर देता है तो रूस की भी दिक्कत बढ़ेगी, तो ज़ेलेंस्की का फ़ायदा, और ईरान की दिक्कत बढ़ेगी तो नेतन्याहू और ट्रंप का फ़ायदा। तो ये इन लोगों ने मिलकर एक नेक्सस बनाया। तो उस नेक्सस की आज मीटिंग हुई है। आपको बताऊं कि हाल में ज़ेलेंस्की के सुर ही बदल गए ईरान को लेकर, इतना आक्रामक हो गया है। उसने एक बयान दिया 2026 का ये जो युद्ध हो रहा था इसमें, उसने कहा कि जब अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करता है तो वैश्विक अपराधी कमज़ोर पड़ते हैं, और यही बात रूस पे भी लागू होती है। मतलब निर्णायक कार्रवाई कौन चाहता है? निर्णायक कार्रवाई बताइए मिडिल ईस्ट में, इजराइल चाहता है, आर पार करो। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे थक जाते हैं तो कहते हैं चलो बातचीत कर लेते हो, ना अब तो पूरा आर पार करो। और ये भी कहा कि ईरान की नीतियां मिडिल ईस्ट और यूरोप दोनों को डिस्टर्ब करती हैं। ये दो बयान बताते हैं कि ज़ेलेंस्की किस तरह से ईरान से नफरत करता है। वो रूस ईरान गठजोड़ पे हमला करता रहा है। वो कह रहा है रूस और ईरान ड्रोन तकनीक साझा करते हैं, खुफिया सहयोग बढ़ा रहा है। उसने कहा कि ये रूस ने ही बताया था। ईरान मतलब कुल मिला के वो ईरान पे हमला करता है क्योंकि वो रूस का सहयोगी है, और इस बहाने वो चाहता है कि दुनिया रूस से दुश्मन बने। उसने कहा कि यूक्रेन का युद्ध केवल रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान भी उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। ईरान अगर यूक्रेन के युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो फिर ज़ेलेंस्की का ये लेजिटिमेट टारगेट है। ऐसा कहने वाला ज़ेलेंस्की आज बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है, और उसके बाद में वहां जाके नेतन्याहू बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। कैस्पियन सी पे हमले की जिम्मेदारी बाकायदा ज़ेलेंस्की ने ले ली। इन बातों से ये पता चलता है कि अब ईरान का एक फ्रंट खुलना करीब करीब तय हो गया है। तो ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू और ट्रंप मिलके अब ईरान पे
नए सिरे से हमले करना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट के उनके अपने पार्टनर हैं ही, पर हथियारों की कमी है। नेतन्याहू के पास भी है, वो भी हाल में पिटा ईरान से। अमेरिका के पास भी है और जेलेंस्की के पास भी है, वो भी लगातार दबाव में चल रहा है रूस के कारण। इसलिए ईरान को थोड़ा समय मिल सकता है, पर सीधी सी बात यह है कि अब ईरान के लिए ज़िंदगी आसान उतनी नहीं रहने वाली है। अब आज की बातचीत के बाद में निश्चित तौर पे इन तीनों ने मिलकर कोई रणनीति बनाई है। गाज़ा में थोड़ा नरम पड़ रहा है वो नेतन्याहू, क्योंकि ट्रंप चाहते थे, क्योंकि गाज़ा के डेवलपमेंट के लिए ट्रंप ने काउंसिल बनाई थी और नेतन्याहू उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेबनान पे भी हल्का पड़ रहा है। इसीलिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह को संदेश दिया है कि जिहाद ही एकमात्र रास्ता है। उधर हूती सऊदी अरब का बैंड बजाया हुआ है। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में एक नई कुछ ना कुछ इनके बीच में पका है। वो क्या पका है और उसका क्या रंग आने वाला है हम कुछ दिनों में देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं। जेलेंस्की अब अमेरिका और इजराइल का सहयोगी टाइप का बन गया है और अमेरिका की मजबूरी है कि वो जेलेंस्की की मदद करे। जेलेंस्की की मदद नहीं करेगा तो रूस स्ट्रांग होगा, यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट। नेतन्याहू को चुनाव तक शांति नहीं चाहिए और चुनाव तक शांति ना हो, इसको बेचने के लिए जेलेंस्की और नेतन्याहू के बीच में अगर कुछ भी संबंध बनता है, इसको वो अपने चुनाव में बेच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से वहां पर हिंसा फैलाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव में बेचे जा सकते हैं और वो कह सकता है देखो मैंने ट्रंप को मोटिवेट कर लिया। यानी ये सारे लोग अब वहां पर शांति नहीं होने देंगे। अब शांति होने से रोकने के लिए, अशांति फैलाने के लिए डंडे लाठू बंदूक चाहिए, वो इनके पास में नहीं है। तो अब इसी के बीच में ये कुछ रणनीति बना के मिलजुल के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और आने वाले समय में इनकी ये रणनीति सामने आएगी। बहरहाल जो शांति वार्ता दूसरी तरह की चीज़ें जो अभी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बकवास है। मुझे लगता है ये 2-4 दिन बाद फिर से एक हमला कर देगा और बोल देगा ईरान ने ये किया वो किया, बातचीत में शामिल नहीं हुआ, डिप्लोमेसी से कोई फ़ायदा नहीं, डिप्लोमेसी को हम लंबे समय तक मौका नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, बकवास बकवास बकवास। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझे होंगे कि किस तरह से चारों तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी में ये फिर लग गए हैं। लेकिन ईरान की एक ताकत पक्की है और वो इन सब को अच्छी तरह से मारना जानता है। सबकी उसने एकदम तबीयत ढीली कर रखी है, किसी की हालत ही नहीं। अभी सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था ईरान का, अमेरिका का प्लान क्या था कि ईरान को कमज़ोर करो, उसके जो हार्मूज के बॉर्डर वाले जितनी जगह हैं वहाँ बम गिराओ, कमज़ोर करो, जब कमज़ोर हो जाए तो आप ग्राउंड ऑपरेशन कर दो। पूरी की पूरी प्लानिंग को पानी भेज दिया, फेर दिया। ईरान ने इनके सारे सैनिक अड्डे तबाह कर दिए और हथियार तो इनके ख़त्म थे ही और ख़त्म हो गए। तो अभी इन सब पे अकेले ईरान भारी दिखाई दे रहा है। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक की सिचुएशन में ये लग रहा है कि अगर जेलेंस्की खुद भी आ जाता है तो उसकी एक समस्या ये बढ़ जाएगी कि उसको अब 2 दुश्मनों से भिड़ना पड़ेगा, ईरान से और रूस से, जो काम उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ कि नई जानकारियाँ आपको काम की लगी होंगी। एक बड़ा चेंज है वर्ल्ड ऑर्डर में जो आप देख रहे हैं और अच्छी लगी हो, दोस्तों को भी मिलनी चाहिए अच्छी जानकारी, फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और जितने भी बटन होते हैं और वो सब, और नीचे स्कैन लगा हुआ वो घंटी वाला बटन, भाई साहब सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन जल्दी करो। 2 मिलियन होना ज़रूरी है, वो थोड़े से ही बचे हुए हैं, ज़ोर लगा दो यार, दोस्तों से भी करा दो लाइक। आपको अच्छा लगा 2 मिलियन वाला चैनल देखते हैं, थोड़ा कुछ हज़ार बचा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।